Good morning class. Today we are going to discuss about Lee Chatellier's principle and its application. Students, one more topic, that is factors affecting equilibrium can be studied under the same topic. That is, students, when we are going to talk about the factors that are affecting equilibrium, so there are several factors which affects equilibrium. It may be change of concentration of any reactant or product, it may be change of temperature of the system, it may be change of the pressure on the system, it may be addition of the catalyst, and it may be addition of some inert gases. So students, among them, the top three, that is 1, 2, 3, change in concentration, change in temperature, and change in pressure of the system can be studied under the heading that is Lee Chatelier's principle. That is basically there we will see that how they can be summed up. Okay, and the two, that is addition of catalyst and addition of some inert gases, will be discussed here. So students, when we are going to talk about the effect of addition of catalyst on equilibrium, so students, अगर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम, तो हम कह सकते हैं जो एडिशन होता है कैटलिस्ट का डज नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है, जबकि ये हेल्प करता है इन द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्विकली. ठीक है, तो अगर कहीं भी हम देखते हैं कि एडिशन ऑफ कैटलिस्ट की बात होती है तो वो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करेगा. दैट मीन्स कि वो डिस्टर्ब नहीं करेगा इक्विलिब्रियम को. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है, दैट इज़ इफेक्ट ऑफ एडिंग एन इनर्ट गैस. अगर इनर्ट गैस की एडिशन की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि जो इनर्ट गैसेस होती हैं, ठीक है, अगर हम बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर इनका एडिशन हो रहा है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, और अगर हम बात करें कि कांस्टेंट प्रेशर पे इनका एडिशन हो रहा है, तब जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट करेगा उस तरफ जिस तरफ लार्जर नंबर ऑफ मोल्स होंगे. ओके, इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इफ़ द रिएक्शन टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हमने रिएक्शन को ऑकर कराया है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो स्टूडेंट्स अगर इक्विलिब्रियम है, मतलब हम देखते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन जो है हर एक रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का वो डिक्रीज़ कर रहा है. सिंस देयर आर टू कंसंट्रेशन टर्म्स इन द न्यूमरेटर एंड ओनली वन इन द डिनोमिनेटर, जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख पा रहे हैं, तो इसमें आपके न्यूमरेटर में दो कंसंट्रेशन टर्म है और डिनोमिनेटर में एक ही कंसंट्रेशन टर्म है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ आप समझिएगा. और अगर हम केसी की बात करें तो केसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ करेगा. लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं कि केसी जो है कांस्टेंट है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, तो केसी को कांस्टेंट रखने के लिए या तो PCl5 को डिक्रीज़ करना पड़ेगा उसके कंसंट्रेशन को, या PCl3 और Cl2 के कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा. ठीक है, और ये तभी हो सकता है जब PCl5 जो है जल्दी से जल्दी डिसोशिएट हो जाए PCl3 और Cl2 को देने के लिए. ठीक है, तो जो डिसोशिएशन होगा वो इंक्रीज़ होगा जब हम एडिशन करेंगे इनर्ट गैस का. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट द मेन टॉपिक दैट इज़ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल. सो स्टूडेंट्स, ली चैटलियर प्रिंसिपल को समझने के लिए आपको ये समझना है कि जो इफ़ेक्ट होता है कंसंट्रेशन का, टेम्परेचर का और प्रेशर का, तीन चीज़ों के इफ़ेक्ट की हम बात करते हैं, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर. ठीक है, सो स्टूडेंट्स जब हम इफ़ेक्ट की बात करते हैं कंसंट्रेशन की, टेम्परेचर की, प्रेशर की किसी सिस्टम में जो कि इक्विलिब्रियम में है, तो हम प्रेडिक्ट करते हैं एक जनरलाइजेशन से. इस जनरलाइजेशन को प्रपोज किया था फ्रेंच केमिस्ट ली चैटलियर ने इन 1884. ठीक है, जो कि इनके नाम के बेस पे रखा गया और इस जनरलाइजेशन को कहा गया ली चैटलियर्स प्रिंसिपल. सो स्टूडेंट्स अगर हम इसे डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं, इफ़ a system in equilibrium is subjected to a change of concentration, temperature or pressure, the equilibrium shifts in a direction that tends to undo the effect of change imposed
मतलब स्टूडेंट सीधी सी बात, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और उस सिस्टम का हम कंसंट्रेशन चेंज कर दे रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर दे रहे हैं या प्रेशर में चेंज कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे ये इफ़ेक्ट कम हो सके, ठीक है, अंडू हो सके या कैंसिल आउट हो सके, ठीक है। तो इसी जो चेंजेस हम करेंगे उस रिएक्शन में, उसे हम क्या कहेंगे, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। इसी प्रिंसिपल के बेस पे हम वो चेंजेस करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स एक जनरल वे में आप समझिएगा कि A+B गिव्स C+D, हम एक जनरल टाइप का रिएक्शन समझ रहे हैं जिसमें इधर आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है और इस डायरेक्शन में आपका बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब सपोज़ करिए कि हम AB की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर दे रहे हैं, ठीक है, तो हमको रिएक्शन को मूव कराना होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अगर हम CD की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर दे रहे हैं तो हमें रिएक्शन को मूव कराना होगा बैकवर्ड में। मतलब कि सपोज़ करिए कि हम AB की जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, तो AB का अमाउंट ज़्यादा हो गया रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कम हो गया, तो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ। अब इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम तक ले जाने के लिए हम क्या कर देंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट को बढ़ा देंगे, ठीक, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगेन अगर मान लीजिए कि हमने CD की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, जब CD की कंसंट्रेशन बढ़ा दिए तो प्रोडक्ट ज़्यादा है और रिएक्टेंट कम है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, रिएक्शन आपका शिफ्ट करेगा बैकवर्ड की तरफ, ठीक है। तो यही बेसिक आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल है जब हम बात करते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन की। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल हम इसको इस वे में कह भी सकते हैं कि अगर हम कंसंट्रेशन में चेंज की बात करते हैं, ठीक है, तो हम सीधे से एक स्टेटमेंट दे सकते हैं जो कि आप यहाँ देख पाएंगे, दैट इज़ इन अ रिएक्शन, इफ़ अ रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट इज इंक्रीज। सपोज करिए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा, ठीक है, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा तो इक्विलिब्रियम किस में हो जाएगा, मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ताकि इसके इंक्रीज को वो अंडू कर सके। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट इंक्रीज, सपोज करिए हमने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया है, जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा है मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया है, उस केस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो कंसंट्रेशन अगर प्रोडक्ट का इंक्रीज हुआ है तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू बैकवर्ड डायरेक्शन। और इसी का रिवर्स हो सकता है, सपोज करिए कि हम कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक है, सपोज करिए हमने कंसंट्रेशन डिक्रीज़ किया, सपोज करिए हमने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर दिया है, तो कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट कम है, ठीक है, कहने का मतलब यही है कि रिएक्टेंट कम अमाउंट में है प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, और हमें रिएक्टेंट थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो हम सीधे से क्या कर लेंगे, हम बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ा देंगे कि उस समय पे क्या हो जाए, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। और सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं कि हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर दी है, तो ये स्टेटमेंट यही कह रहा है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करने का मतलब है कि रिएक्टेंट ज़्यादा है, तो मूवमेंट किधर होगा, फॉरवर्ड की तरफ होगा, ठीक है। दिस इज़ अबाउट द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर की। तो जब भी हम टेम्परेचर के केस में बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम वहाँ पे बात करते हैं कि अगर वो कंसिडरिंग रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ठीक है, मतलब अगर उस रिएक्शन में हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है मतलब कि वो एंडोथर्मिक है, या हीट जो है रिलीज़ हो रही है मतलब कि वो एक्सोथर्मिक है, ठीक है। सो स्टूडेंट, इसको समझने के लिए आपको समझना है, सपोज करिए हमने एक रिएक्शन लिया जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें N2 रिएक्ट कर रहा है 3H2 के साथ टू गिव 2NH3, ठीक है, या इसको हम इस तरीके से लिख दें N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं कि इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है जबकि बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक, और ये जनरल हर रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा, अगर फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक जा रहा है तो बैकवर्ड एंडोथर्मिक रहेगा। अब स्टूडेंट्स, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया गया, ठीक है, मतलब सिस्टम को हीट सप्लाई की गई, तब ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कहता है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस साइड पे जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी। मतलब हमने अगर किसी सिस्टम को हीट दे दिया तो वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पे हीट क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, तभी ना इन दोनों का नेचर कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो इसके लिए स्टूडेंट्स ये ली चैटलियर प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। मतलब कि अगर हमने ये केस देखा जो कि अबव रिएक्शन है, तो रिएक्शन मूव करेगा बैकवर्ड में, क्योंकि बैकवर्ड के केस में एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और फॉरवर्ड का मतलब बेसिकली हमने सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज़ की थी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमें समझना, मतलब ओवरऑल अगर हमें कोई स्टेटमेंट देना है तो हम कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, ठीक है, वेयर एज एंडोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। मतलब हम उस केस में रिएक्शन को किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, अगर एक्सोथर्मिक है और एंडोथर्मिक है, तो हम उसको अंडू करने के लिए ली चैटलियर प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। जिधर वो अगर वो एक्सोथर्मिक है तो हम कोशिश करेंगे कि उस तरफ रिएक्शन मूव हो जहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है, अगर वो एंडोथर्मिक है तो हम कोशिश करेंगे उस तरफ रिएक्शन मूव हो जहाँ पे हीट क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो पहली चीज़ प्रेशर को समझने के लिए हमें एक बेसिक कंसिडरेशन रखनी है कि ये गैसियस रिएक्शन के केस में स्टडी करना है, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहीं पे अगर आप देख पा रहे हैं कि हम कंसिडर कर रहे हैं डिसोशिएशन N2O4 का, ठीक है। N2O4 डिसोशिएट हो रहा है 2NO2 में, मतलब N2O4 का 1 मोल है और 2NO2 का 2 मोल है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पाएंगे चूँकि फॉरवर्ड रिएक्शन ऑकर हो रहा है विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल, फॉरवर्ड में क्या हो जा रहा है, नंबर ऑफ मोल इंक्रीज कर रहे हैं, देयरफॉर बैकवर्ड रिएक्शन मस्ट प्रोसीड विथ डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो बैकवर्ड में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होने चाहिए। इफ़ नाउ द प्रेशर ऑन द सिस्टम इज इंक्रीज, सपोज करिए हमने सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तब ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस डायरेक्शन में जहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो या नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हो, क्योंकि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल के। तो बैकवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस करेगा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हमें डिक्रीज दिख रहा है नंबर ऑफ मोल्स में। सो एन इंक्रीज इन द प्रेशर विल फेवर कॉम्बिनेशन ऑफ NO2 molecules to produce N2O4, ठीक है, टू सप्रेस द डिसोसिएशन ऑफ N2O4 into NO2। सीधी सी बात है यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप ये देखिए कि N2O4 जो है ये एक ही मोल है, ठीक है, और ये ब्रेक डाउन हो जा रहा है 2NO2 में। तो हमें ऐसा करना है कि कम से कम 2NO2 जल्दी जल्दी क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए और तुरंत N2O4 में कन्वर्ट हो जाए। तो ये आपका है चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। यहीं पे स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं रिएक्शन में, जहाँ पे H2 रिएक्ट कर रहा है I2 के साथ टू गिव HI, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो है फॉर्मेशन हो रहा है HI का, इसमें H2 और I2 दोनों क्या है 1 मोल है, और HI जो है वो आपका 2 मोल है। तो ये जो रिएक्शन है वो ईदर डायरेक्शन में चेंज करेगा विदाउट चेंज इन नंबर ऑफ मोल। सो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, प्रेशर विल हैव नो इफेक्ट ऑन दिस इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है वहाँ पे प्रेशर का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है, मतलब प्रेशर कोई इफ़ेक्ट नहीं डाल पाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने समझा, और अगर हम एक स्टेटमेंट देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि लो प्रेशर फेवर्स दोज रिएक्शन विच आर अकम्पेन्ड बाय इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, and high pressure favors those reaction which take place with decrease in total number of moles, जबकि pressure has no effect on an equilibrium reaction which proceed with no change in total number of moles। so students इसमें application based question होते हैं, जैसे कि अगर आप यहीं पे देख पा रहे हैं N2H2 gives 2NH3 और इसमें डेल्टा H दे दिया है -92.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अगर आपको इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताना है तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि ये एक्सोथर्मिक है, तो रिएक्शन ऐसी जगह जाएगा जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो, तो यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन दे देगा और उस पर आपको तीनों केसेस बताने हैं, ठीक है। अगर हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं रिएक्टेंट का ज़्यादा मोल है और प्रोडक्ट का कम मोल है, ठीक है। तो रिएक्शन हमेशा किधर की तरफ मूव करेगा, रिएक्टेंट ज़्यादा है, हमें प्रोडक्ट का परसेंटेज बढ़ाना होगा तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड में मूव करेगा, ठीक है। अगर हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो ये आप प्रीवियस नॉलेज पे आप इन चीज़ों को कंप्लीट करिएगा। और एक और चीज़ है स्टूडेंट्स, डे टू डे लाइफ की अगर एग्जांपल्स की बात की जाती है तो इसमें एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि क्लोथ्स की ड्राइंग है, तो अगर ब्रिज है या हम शेक कर रहे हैं क्लोथ्स को तो वो जल्दी सूख जाते हैं, तो ये सब बेसिकली होता है क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ज़्यादा था नियर बाई एयर के कंपैरिजन में,
और जो क्लोथ्स हैं वो बेसिकली क्या हो जाएंगे, लूज़ करेंगे ज़्यादा वाटर वेयर जब हम उसको रीइस्टेब्लिश करेंगे। तो जब हम उसकी शेकिंग कर रहे हैं क्लोथ्स की तो इक्विलिब्रियम जल्दी रीइस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। या जो स्वेट होता है, अगर हम ह्यूमिड डे है, जैसे उमस भरा दिन है, तो उसमें क्या होता है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही हम फ़ैन ऑन करते हैं मतलब इवेपोरेशन होता है तो स्वेटिंग जो है ख़त्म हो जाती है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।